सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप अपने लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। बच्चों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 के बारे में। ठीक है, जो आपका इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 है। क्या है? पीपल एज रिसोर्स। ठीक है, इस चैप्टर में हम कुल मिला जुला कर 16 पॉइंट कवर करेंगे जो आपके मैंने एनसीईआरटी से सेलेक्ट किए। ठीक है, 16 पॉइंट अगर आप लोग लिख लेंगे, आप लोग समझ लेंगे केवल, तो कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा, चाहे मिसलेनियस हो, चाहे कहीं से फ्रेम क्वेश्चन हो या इन टेक्स्ट का क्वेश्चन हो, सब आप लोग आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग केवल इस सारे क्वेश्चन को नोट्स या क्वेश्चन है बेसिकली हमें एक क्राइटेरिया दे रहा है या बेसिक आइडिया दे रहा है कि इस चैप्टर में क्या है, कैसे है और किस प्रकार हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसे कई एग्जाम्पल से भी समझेंगे। तो आप अपनी कापी पर कृपया करके नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिएगा तो आप लोगों को बहुत ही फायदेमंद होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि चैप्टर सेकेंड हमारा है क्या है, पीपल है रिसोर्स। इसका ओवरव्यू लेते हैं। इसमें बताया गया कि हम जो है कोई भी पर्सन हो या कोई भी है, हमारे जितने भी रिसोर्स हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें बेसिकली फोकस किया गया ह्यूमन रिसोर्स को हम कैसे आइडियली यूज़ कर सकते हैं, यानी ह्यूमन रिसोर्स जितने भी हमारे हैं कैसे हम उससे अच्छी तरीके से इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। और ये भी बताया गया है कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है और हमें कहाँ प्रॉपर ह्यूमन पे किस फील्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो। और इस बात में बताया गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है और जितने भी प्रकार के जो है ह्यूमन रिसोर्स कैसे यूज हो रहे हैं, कैसे यूटिलाइज हो, उसके बारे में बताया गया। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करते हैं क्या है, इन्वेस्टमेंट ऑन ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, तो इसमें बताया गया कि हम हमें कहाँ पर बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है, जैसे हम पैसा को कहाँ बैंक में रखते हैं, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं थोड़ा मोड़ा, तो उसी प्रकार हमें ह्यूमन को कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है, तो बताया गया कि ह्यूमन की मेडिसिन, एजुकेशन और ट्रेनिंग पर हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्यों? देखिए, एक बार कोई भी पर्सन एजुकेटेड हो जाएगा ना, तो अगर हम इन्वेस्टमेंट किए तो हमें बाद में बहुत फायदा होगा। एजुकेटेड होगा, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप, मान लीजिए कोई पर्सन है एजुकेट हो गया, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया जिससे सभी लोगों का फ़ायदा हो रहा है, फ़ायदा होगा तो उससे भी कुछ अर्निंग होगी और जिस सेक्टर से इन्वॉल्व रहेगा अपनी अपने तो सोसाइटी को डेवलप ही करेगा, चाहे अपनी कंट्री को भी प्रमोट करेगा। ठीक है, तो हम जान रहे और मेडिसिन क्यों देना चाहिए, ताकि जितना ज़्यादा हेल्दी रहेगा उतने ज़्यादा उसका दिमाग पे चला। जानते हैं कि हेल्दी माइंड में एक हेल्दी शरीर में एक हेल्दी माइंड रहता है। तो उसी प्रकार हम पता कर सकते हैं कि हमें अगर मेडिसिन या हेल्थ केयर पे उसके फोकस करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो भी हमारा जो ह्यूमन है इफेक्टिवली वर्क करेगा और अपना बेस्ट देने की कोशिश करेगा। ठीक है, इस चैप्टर में ये भी बताया गया है कि इसे दो स्टोरी दिया गया है सकल और विकास की। कैसे? देखिए, हम एजुकेट कर रहे हैं, एक को एजुकेट कर रहे हैं, एक अनएजुकेट रहता है, तो क्या क्या इफेक्ट होता है। देखिए, हमें सकल वाली में बात करते हैं। जो सकल रहता है, इसके पापा या देखिए पहले अपनी ग्रेजुएशन, पहले अपनी 10th पास करता है, फिर ग्रेजुएशन करता है, फिर एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब भी ले लेता है। ठीक है, और जॉब लेता पहले तो थोड़ा सा गरीब कैटेगरी में रहता है, लेकिन जब वो धीरे से जॉब पाता है तो अपनी फैमिली की स्टेटस को ऊपर कर देता है। तो इससे होता क्या है कि इससे फैमिली प्रॉब्लम नहीं रहती और यह धीरे धीरे एक अच्छा डेवलप हो जाता है और इसको जितनी परेशानी रहती है सब दूर हो जाती है। लेकिन वही बात करें विकास की, तो यह तो अपने फैमिली बिजनेस यानी मछली बेचने वाले जीवन में रहता है, तो यह केवल दिन का 20-30 रुपये करता है एंड करता कमाता तो है, लेकिन देखिए इससे इसकी कोई भी ज़रूरत पूरी भी नहीं हो पाती है। इनकेस अगर ये भी पढ़ लेता तो कहीं पर इसकी जॉब लग जाती या कहीं प्राइवेट सेक्टर में लग जाता या किसी कंपनी में भी काम करता तो इसकी भी सोशल स्टेटस ऊपर होती। देखिए, दोनों मैंने एक ही थे, दोनों का परिप्रेक्ष्य एक ही था, लेकिन देखिए कैसे हमने एजुकेशन के थ्रू एक आदमी जो सकल जो कितना अच्छी जॉब भी पा गया और मैं फैमिली के स्टेटस को ऊपर कर लिया। लेकिन वही विकास की बात करें तो हाँ, लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से थोड़ा पीछे रह गया। ठीक है, उसी प्रकार हमें एक एग्जाम्पल और दिया गया है कि देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से बता रहा है कि कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है,
तो आप लोगों को तो समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो हम बात करते हैं जापान इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। हम जानते हैं कि जापान के पास जितने भी रिसोर्स हैं, नेचुरल रिसोर्स हैं, बहुत कम है, ठीक है। लेकिन फिर भी वो अपने मैन पावर पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, उनकी हेल्थ केयर पर इन्वेस्टमेंट करता है, एजुकेशन पर करता है, ट्रेनिंग पर करता है। जिससे होता क्या है कि उसके मैन पावर ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं और वह नई नई तरह की टेक्निक डेवलप करते हैं, हर जगह सब जॉब करते हैं और जितनी भी कंट्री को इकोनॉमिक में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करते हैं, ठीक है। हमें रिसोर्स देखिए, नेचुरल रिसोर्स भी एक रिसोर्स है, उसी प्रकार ह्यूमन रिसोर्स भी एक रिसोर्स है, ये भी बताने की कोशिश किया गया, ठीक है। जिस कंट्री के पास हमारे पास तो वैसे ही बहुत सारे नेचुरल रिसोर्स चाहे तो मैन पावर को अच्छी तरीके से यूज़ करके अच्छा काम कर सकते हैं और इकोनॉमिक को ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं लास्ट में कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को फर्दर 2 पॉइंट में डिवाइड किया गया है, कौन कौन से, मार्केट है, नॉन मार्केट, ठीक है। मार्केट एक्टिविटी में क्या है, मार्केट एक्टिविटी में बेसिकली आता है कि अगर जितने भी मार्केटिंग के प्रोडक्शन हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, या जितनी भी अदर नॉन एक्टिविटीज़ हैं, सिर्फ किस कैटेगरी में आएंगे, इसमें आएंगे। मान लीजिए कहीं पर कहीं सोप बन रहा है, कहीं पर कहीं कुछ और मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो क्या होगा, हाँ, मार्केट एक्टिविटी है। यानी इंडस्ट्री सेक्टर को हम कह सकते हैं कि मार्केटिंग एक्टिविटी है, ठीक है। नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी क्या है, जितने भी कंज्यूमर हैं, यानी अगर आप भी कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, साबुन बना खरीद रहे हैं, तो आप किस कैटेगरी में आ जाएंगे, नॉन मार्केटिंग कैटेगरी में, ठीक है, एक्टिविटीज़ में, ठीक है। तो आप लोग समझ मैंने कौन मार्केट एक्टिविटीज और नॉन मार्केट एक्टिविटी में क्या डिफरेंस, ठीक है। मार्केट एक्टिविटी मतलब कि आप बोल सकते हैं प्रोडक्शन सेक्टर है, और ना सॉरी, मार्केट एक्टिविटीज़ क्या है, प्रोडक्शन सेक्टर है। नॉन मार्केट एक्टिविटी कौन सा सेक्टर है, हाँ, कंज्यूमर सेक्टर, ठीक है। तो अब देखिए हमारा इसी तरह कुछ और सेक्टर डिवाइड किया गया, प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, टर्शियरी सेक्टर क्या होता है, ठीक है। देखिए प्राइमरी सेक्टर मतलब, देखिए प्राइमरी सेक्टर मतलब कि जो रॉ मटेरियल जहाँ से बेसिकली आता है, क्या कहेंगे उसको, प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या है, जहाँ पे आपका रॉ मटेरियल आता है। मान लीजिए कि एग्रीकल्चर हुआ, फिशिंग और एग्रीकल्चर में आप लोगों ने गेहूँ का है, गेहूँ से मान लीजिए बिस्कुट बना है, तो वो भी किस कैटेगरी में आएगा, हाँ, वो भी आपका किस कैटेगरी में आएगा, प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर के बारे में। सेकेंडरी सेक्टर मतलब जब यही गेहूँ का हम बिस्कुट बनाने का प्रोसेस या इंडस्ट्री डेवलप करेंगे तो किस कैटेगरी में आएगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ठीक है। तो प्राइमरी मतलब कि रॉ मटेरियल दे रहा है, सेकेंडरी मतलब उसका मैन्युफैक्चर हो रहा है, टर्सरी मतलब मान लीजिए बन गया सामान। अब मान लीजिए दिल्ली में बना कोई सामान, अगर मुझे गुजरात तक पहुँचाना है तो कैसे पहुँचेगा, हाँ ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन तो लगेगा ही लगेगा ना। तो बेसिकली कुल मिला जुला कर क्या कहना है, टर्सरी सेक्टर में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन्वॉल्व होता है, ठीक है। देखिए मैं एक बार बता दें, प्राइमरी सेक्टर मतलब कि रॉ मटेरियल आपका बेसिकली यूज होगा, और सेकेंडरी सेक्टर में आपका मैन्युफैक्चर जितना भी होगा वो सब किस कैटेगरी में आएगा, हाँ सही बात, सेकेंडरी सेक्टर में। और टर्सरी सेक्टर में क्या आएगा, हाँ, जितने भी ट्रेड हुआ, यहाँ से दूसरे प्लेस ले जाना, वो सब किस कैटेगरी में आएगा, हाँ ठीक है, टर्सरी सेक्टर में आ जाए, ठीक है। अब हम लास्ट 10th पॉइंट बात कर लेते हैं कि जॉब चॉइस मैन वर्सेस वुमेन में क्या डिफरेंस, ठीक है। देखिए हम जानते हैं कि जो आदमी हमेशा कोई भी भारी काम करते हैं, मतलब कोई मशीन ऑपरेट करनी है या कहीं और कोई भारी सामान उठाना है, तो किस में आएगा, हाँ मैन कर लेंगे, लेकिन वुमेन थोड़ा सा नहीं कर सकती, ठीक है। वो भी कर सकते हैं लेकिन उनको थोड़ा सा डिफिकल्टीज होगी। तो यही बताया कि जॉब चॉइस मैन और वुमेन में क्या डिफरेंस, ठीक है। तो वुमेन हमारी कहाँ पे ज़्यादातर इन्वॉल्व होते हैं, एजुकेशन फील्ड वाले, कहीं पर पढ़ाई होती है एजुकेशन फील्ड पर, और मेडिसिन फील्ड में वुमेन को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है, या वो अपने उनको सुविधा भी होती है और सहज भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बताया गया कि जो मैन और वुमेन में जॉब चॉइस में डिफरेंस क्या है, ठीक है। आप लोग समझ में आ गया ना। हाँ, मैन क्या ज़्यादातर इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाते हैं, वुमेन किस एजुकेशन फील्ड या मेडिसिन फील्ड में अधिकतर जाते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। तो हम लोग बात करते हैं कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो हम बात कर लेते हैं कि जो हमारी कंट्री है उसकी पॉपुलेशन मान लीजिए ज़्यादा है चाहे कम हो, इससे नहीं मतलब होता। अगर किसी भी कंट्री की क्वालिटी, अगर मान लीजिए कोई पर्सन, वहाँ के जितने भी पर्सन हैं या जितने भी लोग हैं कितने ज़्यादा एजुकेटेड हैं, उनका हेल्थ रेट कैसा है, स्किल है क्या नहीं, इसके लिए बताता है कि वहाँ की पॉपुलेशन की क्वालिटी कितनी ज़्यादा। देखिए चाइना की बात कर लें, चाइना में ज़्यादातर लोग हर ने कहीं ना काम करते हैं। चाइना की पॉपुलेशन ज़्यादा, लेकिन उसका क्या डेवलप कंट्री है ना, बिल्कुल है।
तो किस बात पर हमें डिपेंड करता है कि वहाँ की एजुकेशन कैसा है, हेल्थ रेट कैसा है, स्किल्ड कैसे हैं कि अनस्किल्ड है। तो कुल मिला जुला कर क्या कहना है इसका मुख्य रूप से कि अगर किसी भी कंट्री को अच्छी डेवलपमेंट होना है चाहता है तो उसको अपना एजुकेशन रेट, हेल्थ रेट, स्किल्ड है कि नहीं उस पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, ये 3 की पॉइंट है, हेल्थ, एजुकेशन, हेल्थ रेट एंड स्किल्ड। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, देखिए हम लोग इसको यहाँ तक आए जगह, यहाँ तक हम लोग 11 पॉइंट तक कवर कर लिए। तो हम बात करते हैं, ठीक है, तो हम बात करते हैं कि जैसे एजुकेशन, तो हम लोग कह रहे हैं कि एजुकेशन है तो कैसे हम इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पहले के लोग क्या, बच्चे थे स्कूल नहीं जाते थे, क्यों नहीं जाते, सोचते थे गांव में तो गांव में रहेंगे, करना क्या, कुल मिला जुला खेती बाड़ी करनी। लेकिन अब धीरे धीरे एजुकेशन हुआ, सभी लोग अवेयर हुए तो अपने बच्चों को भेज रहे हैं स्कूल। ठीक है, लेकिन कोई कुछ कुछ परिवार या फैमिली का बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं होता, तो वहाँ पर गवर्नमेंट उन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए मिड डे मील वाली लागू किया है प्रोग्राम। क्यों, देखिए मिड डे मील में प्रॉपर आप लोगों को हाइजीन भी मिल जाती है और जितने बच्चे होते हैं रोज़ स्कूल भी आते हैं, ताकि प्रॉपर डाइट भी मेंटेन रहे, एजुकेशन भी मिल जाए। और हमारी जो कंट्री की जितनी भी बैकवर्ड क्लासेस हैं वो भी धीरे धीरे अपनों, क्योंकि देखिए पॉपुलेशन है, सभी स्कूल्ड हो जाएंगे तो सभी कुछ ना कुछ काम करेंगे, तो सभी कुछ ना कुछ काम करेंगे तो इकोनॉमिक की ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन रहेगा ही रहेगा। तो कुल मिला जुला कर गवर्नमेंट एजुकेशन फील्ड पर बहुत ज़्यादा वर्कफोर्स कर रही है। ठीक है, और एक इसी में और आता है 6 to 14 फ्री एजुकेशन, यानी जितने भी 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन दिया जाता है और फ्री डाइट दी जाती है। क्यों फ्री एजुकेशन दिया जाता है, इससे होता क्या है, बच्चे जो कम से कम अगर 6 से 14 ईयर वाले पढ़ लेंगे तो आगे उन्हें और भी पढ़ेंगे तो धीरे धीरे एजुकेट हो जाएंगे, फिर उसके बाद जॉब पा जाएंगे या कहीं और सेक्टर में भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, जिससे उन लोगों की एजुकेशन भी अच्छा हो जाएगा, फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, एजुकेशन वाला आप लोग समझ गए। उसी प्रकार हमारा सेकेंड पॉइंट आता है कि हेल्थ। ठीक है, हेल्थ के बारे में बात करते हैं कि देखिए हेल्थ भी हमारा कैसे, जानते हैं कि सभी लोगों के पास प्रॉपर डाइट तो मिल नहीं पाती है, इसलिए गवर्नमेंट ने जितने भी रूरल एरिया हैं वहाँ पर मिड डे मील भी लागू किया, जिसमें क्या है प्रॉपर डाइट की फूड प्रोवाइड किए जाते हैं और जितने भी तरीके के मेडिसिन इनके किसी को और भी अनेक अनेक प्रकार के टीका भी लगते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब इसी का सब पार्ट है गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ठीक है, और गवर्नमेंट ने कई हॉस्पिटल खोले ताकि इनकेस कोई बीमार पड़े गांव में भी तो कम पैसों में उसका हेल्थ केयर होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर हेल्थ, मिड डे मील और गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर हमें बात को फोकस रखना है। और देखिए ये दोनों मेन इशू भी हैं कि कैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है उन लोगों को रूरल एरिया चाहे वो चाहे अर्बन एरिया में भी खुला है, वहाँ पर कैसे हेल्पफुल होता है। ठीक है, हम तो 14 पॉइंट बात करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली होता है कि वेस्ट ऑफ मैन पावर। अगर आप कभी मैन पावर को वेस्ट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जैसा कि हमारी कंट्री में बहुत सारे लोग बेरोजगार, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता ही जा रहा है, तो इसका क्या वेस्ट पावर हो रहा है। सभी लोग तो यहाँ हमारे जो रिसोर्स है यूज़ तो कर ही रहे हैं, लेकिन अपना कोई कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि कंट्री की कंडीशन धीरे धीरे और भी ख़राब होती जाएगी, जीडीपी ग्रोथ और नीचे चल जाएगी। ठीक है, ये सब नहीं पूछेगा कि जीडीपी ग्रोथ क्या है, ये सब नहीं पूछेगा, फिर भी आप लोग जानना चाहिए कि जीडीपी डाउन होगी। इससे क्या होगा कि हमारा जो डेवलपिंग कंट्री है उससे भी नीचे आ जाएगी, यानी और फिर बैकवर्ड क्लास में आ जाएगी। तो यहाँ पर हम बात कर लेते, देखिए समझ गए नहीं अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि मैन पावर अगर वेस्ट करें तो क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं रूरल एरिया के बारे में। ठीक है, देखिए रूरल एरिया में किस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट होता है इसके बारे में डिस्कस किया गया कि 2 तरीके का नॉर्मल होता है। ठीक है, कौन कौन, एक सीजनल होता है, एक डिस्का। सीजनल मतलब कि देखिए मान लीजिए कहीं गेहूँ मान लीजिए बो गया, फिर उसके बाद जितना समय बचेगा कटाई छटाई बीच में जितना कुछ पीरियड समय बच रहा 2 से 3 महीने सब आदमी सब खाली रहते हैं, इसे क्या कहते हैं, सीजनल एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर देखिए सभी चीज़ का यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन वहाँ से कहीं पर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो क्या होगा, इससे धीरे धीरे एम्प्लॉयमेंट, ये भी एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, फिर उसके बाद तो कुछ साल बाद कुछ महीने बाद तो इन्वॉल्व हो ही जाएंगे, लेकिन ये जो 3 महीने अगर कहीं पर उन्हें काम मिल जाए तो क्या हो जाएंगे, वो भी यूज़ होगा। जैसे नरेगा और अब तो चल रहा है,
हम आगे वाले चैप्टर में कवर करेंगे कि नरेगा हुआ और जितने भी तरीके की पॉलिसी लॉन्च हुई कि इन केस अगर कोई भी पर्सन फ्री है तो वह जाके इसमें अपना नौकरी कर सकता है कुछ समय के लिए। उसमें देखिए 90 दिन की कुछ ऐसा होता है 1 साल में, ठीक है, उसके बारे में बताया जाता है, ठीक है। सीजनल मतलब कि जैसे कहीं पर मान लीजिए कोई आपने कोई फसल लगा दी, कुछ समय जो बच रहा है कटाई छटाई, वह किस में आता है, सीजनल एम्प्लॉयमेंट। और हम बात करते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो देखिए मान लीजिए आपके पास कोई फील्ड है, उसमें 2 आदमी की ज़रूरत है, लेकिन घर के 5 लोग अगर उसमें काम कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, हाँ, ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि रिक्वायरमेंट 2 ही बच्चों की, सॉरी 2 लोगों की है, लेकिन 5 लोग काम कर रहे हैं, यानी जो 3 लोग का मैन पावर वेस्ट हो रहा है कि नहीं, 3 लोगों का मैन पावर वेस्ट हो रहा है। तो इससे होगा क्या कि अगर यही 3 लोग कहीं पर दूसरी जगह काम कर रहे हैं बड़े फार्मर के यहाँ जाके, तो इससे होगा क्या, जो इकोनॉमी घर की इकोनॉमी रहेगी वो बढ़ेगी ही, और कहीं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भी आएगा। अगर 3 लोग कहीं दूसरे काम करें तो कुछ तो पैसा आएगा, इससे होगा कि इकोनॉमिक कंडीशन लोगों की ग्रोथ होगी। लेकिन जागरूक तो होते नहीं, तो इसलिए जहाँ पे 2 की ज़रूरत वहाँ 5 काम करते हैं, ये भी क्या एक अनएम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में आता ही जाता है, ठीक है। तो हमने बात करी कि रूरल एरिया में कौन कौन से एम्प्लॉयमेंट है, सीजनल और डिस्गाइज, ठीक है। सीजनल मतलब कि जो सीजन में की गैप होता है वो कौन सी कैटेगरी में आता है, सीजनल। और डिस्गाइज मतलब जी जितने भी अनएम्प्लॉयमेंट वाले 2 लोगों की ज़रूरत है, 5 लोग इन्वॉल्व है उस फील्ड में, तो क्या हो जाएगा, हाँ, डिस्गाइज इनकम, ठीक है, नमक समझ आया। देखिए हम 15 पॉइंट बात करते हैं अर्बन एरिया के बारे में, ठीक है। तो अर्बन एरिया में जैसे मान लीजिए आपका कोई सिटी है, उसमें किस तरह का एम्प्लॉयमेंट का खतरा रहता है, ठीक है। देखिए मान लीजिए कोई पर्सन देखिए अर्बन एरिया में एजुकेशन तो ज़्यादा रहता है, तो बहुत से लोग ग्रेजुएट रहते हैं, पोस्ट मैट्रिक रहते हैं और कई तरीके की डिग्री लिए रहते हैं, लेकिन फिर भी वह लोग कुछ करते नहीं हैं या उनको कोई जॉब नहीं मिल पाती। जॉब की कमी तो हमारे कंट्री में है ही, लोग जॉब भी नहीं मिलती, जिसके कारण उतने एजुकेट होने के बाद भी अनएम्प्लॉयमेंट सेक्टर होता, अनएम्प्लॉयमेंट रहते हैं, जिससे क्या होता है उन पर भी स्ट्रेस होता है और दूसरे लोगों पर भी, ठीक है। उसी प्रकार क्या हमने समझ लिया ना। और ये लोग का भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर लोग यूथ इन्वॉल्व रहते हैं। यूथ मतलब कि जितने भी नवयुवक हैं या जितने भी हमारे बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स है या यूथ आइकन है, वो सभी इस कैटेगरी में अर्बन में आते हैं, ठीक है। और डिस्प्लेस से होता क्या है कि वो लोग गलत कामों में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि जॉब मिल नहीं रही, फैमिली प्रेशर रहेगा ही रहेगा, डिप्रेशन रहेगा ही रहेगा, जिसके कारण होता है कि वो लोग गलत संगति में भी आ जाते हैं और हमारा यूथ धीरे धीरे खराब हो जाता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि कई पॉलिसी लाएँ कि अच्छे से अच्छे हमारे अपने यूथ को यूज़ कर सकें, ठीक है। यूथ को हमें अच्छी तरीके से यूज़ करना आना चाहिए। तो लास्ट पॉइंट क्या हमने कंक्लूड, तो हम ओवरऑल कंक्लूड करते हैं कि इस चैप्टर में देखिए बताया गया है कि शुरू से लेकर कि मैन पावर क्या है, मैन पावर का अच्छे से यूज़ कैसे करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स क्या है, कैसे उसका यूज़ करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर किसी कंट्री का किस बात पर डिपेंड करता है, हमारे कौन कौन से सेक्टर इन्वॉल्व है, मैन और वुमेन में जॉब सिक्योरिटी क्या है, उन लोग कैसे एक दूसरे पर डिपेंड है और इंडिपेंडेंट है। और बताया गया कि किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन है वो किस बात पर डिपेंड करती है कि स्किल्ड है कि अनस्किल्ड है। और ये भी बताता है कि उन लोगों की पॉपुलेशन जो है उसकी क्वालिटी किस बात पर डिपेंड करती है। और गवर्नमेंट के कौन कौन से प्रोग्राम है एजुकेशन को अच्छा करने के लिए, हेल्थ को अच्छा करने के लिए। और हमने ये भी जाना कि सबसे बड़ा इसमें देखिए अनएम्प्लॉयमेंट से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जाना कि मैन पावर को कैसे वेस्ट हो रहा है, रूरल में कितने अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं और अर्बन एरिया में कितने अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप होते हैं, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट के, ठीक है। तो हम बात कर लें, ठीक है। तो कुल मिला जुल के हमने कितने पॉइंट कवर किए, 16, ठीक है। अगर इन 16 पॉइंट में किसी पॉइंट पर आपको दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कर लिया आपको सब्सक्राइब, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट भी कर दीजिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए।